ये वीडियो आपको एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के बारे में जानकारी देगी। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस किस तरह यूज़ की जाती हैं टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ टू और मोर देन टू वेरिएबल। ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं उनको किस तरह हम सॉल्व करते हैं और किस तरह हम उनकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेक करते हैं लीनियर इक्वेशन में। तो सबसे पहले हमें कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन इज वन और मोर। और किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन या तो यूनिक है, एक ही है, या बहुत ज़्यादा मैनी, तब हम कहते हैं वो कंसिस्टेंट है। ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इनकंसिस्टेंट तब होता है जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन की सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैंने कहा था या तो सॉल्यूशन एक होता है या तो सॉल्यूशन मैनी होते हैं, ठीक है, या तो सॉल्यूशन होते ही नहीं है। अगर एक हैं या मैनी हैं तब हम इसको कहेंगे कंसिस्टेंट, अगर हैं ही तब हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ आ गया। तो मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन इज आइदर वन और मोर, or solution exists, it is one or more. A system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist. No solution कह सकते हैं हम उसने, है ही नहीं। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं solution of system of linear equation by using this inverse of matrix या मैट्रिक्स मेथड जो हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। इट इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स x, y और z। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 इज सेकेंड लीनियर इक्वेशन एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 इज थर्ड लीनियर इक्वेशन। ऑल द थ्री लीनियर इक्वेशंस हैव थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z। ओके, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए बनाएंगे। ए मैट्रिक्स बनेगी इसके कोफिशिएंट से, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के। पहली जो लीनियर इक्वेशन तो देखो a1 b1 c1, तो ये आई। दूसरी की a2 b2 c2, ये आ गई। तीसरी की a3 b3 c3। तो आपको समझ आ गई इक्वेशन। और जो x कैपिटल एक्स हम नाम दे रहे मैट्रिक्स को, ये बनेगी जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, उसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे। वेरिएबल से बनेगी कॉलम वाइज एक्स वाई जेड। जो कांस्टेंट चीज आपके पास देख राइट हैंड साइड में d1 d2 d3, ये भी कॉलम वाइज, इसको हम मैट्रिक्स बी कहेंगे। आपने देखा जो तीन आपके पास यहाँ लीनियर इक्वेशन दी थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमने इन तीनों से तीन मैट्रिक्स बनाई। एक मैट्रिक्स ए बनी जो कोफिशिएंट से बनी एक्स वाई जेड की। एक मैट्रिक्स कैपिटल एक्स जिसका नाम दिया हमने, ये वेरिएबल से बनाई। एक मैट्रिक्स बी जो हमने इन कांस्टेंट से बनाई। मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स एक्स जो है कॉलम वाइज बनाई, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखने का जो तरीका है वो है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो ए मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, राइट। तो ए मैट्रिक्स हमने बनाई थी ऊपर, ये आपके पास एक्स मैट्रिक्स है, ये भी है। अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास पहला केस है, अगर ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर हमने कहा था आपको, ऐसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कहते हैं जिसमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं और वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चलेगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नॉन सिंगुलर है तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ये पता चलेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया या नहीं, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स एग्जिस्ट किया। इनवर्स एग्जिस्ट किया तो फाइंड करना पड़ेगा हमारे को।
अब देखिए हमारे पास क्या है इसमें, अब आप देख रहे हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए एक्स इज इक्वल टू बी है। हमने इसको प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इससे आगे लिख दिया और इसके आगे भी ए इनवर्स लिख दिया, यानी कि ऊपर जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड में भी ए इनवर्स लिखना आगे, राइट साइड इक्वेशन में भी ए इनवर्स आगे लिखना है। अब इसमें हमने यहाँ कौन सा लॉ लगाया, एसोसिएटिव ब्रैकेट जो है ए इनवर्स ए में लग गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स इंटू ए तो आई होता है, आई एक्स फिर से एक्स बना, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा, ये आपने नोट करना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इसका फॉर्मूला बना। तो हम क्या कह रहे हैं, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है इसको, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपको यूनिक सोल्यूशन बताएगा। ठीक है, यूनिक मैंने कोई एक खास, इस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स अस यूनिक सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक, और इसी मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड। क्या नाम है इसका, मैट्रिक्स मेथड, इसी को बोलते हैं जो हमने सॉल्व किया है। अब केस सेकंड है, अगर ए आप पास डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जब निकाली थी हमने, पहले तो हमने जीरो नहीं आया था तब तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, हम मानते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू जीरो आती है तब ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए हम कह रहे हैं व्हेन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज जीरो। उस केस में क्या होगा, इस केस में हमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, ए इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको आपने ध्यान देना है, क्योंकि हमने जब मैट्रिक्स से निकाला था, हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, हमने इसका फॉर्मूला निकाला था, देखिए मैं एक बार फिर से याद करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, कहा था कि नहीं। अब ए इनवर्स क्या था, ये था एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट से, ये हो गया, ए इनवर्स की वैल्यू ये बन जाएगी, तो क्या बनेगा आपके पास, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आएगा एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट्स ए इंटू बी आएगा ऊपर। ठीक है, अभी एडजॉइंट ए इंटू बी, इसलिए हम इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू की बात कर रहे थे यहाँ, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी ये कह रहे हैं, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। अगर एडजॉइंट ए और बी को मल्टीप्लाई करके नॉन जीरो आया, जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, देन अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या कहा था हमने, इनफिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन तब इनकंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैंने आपको पहले कहा था, अगर आपका इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एडजॉइंट ए और बी को मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो फॉर्मूला था एक्स इनवर्स, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ओवर इंटू बी, ए इनवर्स आया था एडजॉइंट ए इंटू बी ओवर डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट से तो जीरो था, समथिंग अपॉन जीरो अनडिफाइंड, इसलिए हम कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट है। अगर एडजॉइंट ए और इंटू बी इज इक्वल टू जीरो आता है इस केस में, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज either consistent or inconsistent according to the but they have कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट या फिर नो सोल्यूशन। क्यों कह रहे हैं हमेशा, ये बहुत जरूरी चीज़ है देखने लायक और समझने लायक, इसको अपने समझना जरूरी है। हमने कहा था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स को लिखा था हमने एडजॉइंट ए, साथ में आता है बी ओवर डिटर्मिनेंट्स ए। अब एडजॉइंट ए इंटू बी, इसकी जो वैल्यू आप बोल रहे हैं ये क्या है, जीरो है, तो ये जीरो है, नीचे हमारे पास डिटर्मिनेंट से तो जीरो है, जीरो अपॉन जीरो इनफिनिटी हो गया है, क्या हुआ है, इनफिनिटी। इसलिए हम कह रहे हैं अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज आइदर कंसिस्टेंट, कब,
क्योंकि तब उनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गए। और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब इसमें नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इसलिए हमें ये रखना है याद कि सबसे पहले हम मैट्रिक्स को चेक करेंगे, क्या वो मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसलिए डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू निकालते थे, क्या वो जीरो है या डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तब वो नॉन सिंगुलर है और इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक होगा, वो फाइंड करना है, राइट। अगर ए इज इक्वल डिटरमिनेंट्स ए इक्वल जीरो है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब हम इसमें किसकी वैल्यू निकालते थे? एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर जॉइंट ए इंटू बी आपके पास निकालेंगे, ये जीरो नहीं आता है, तब समथिंग अपॉन जीरो, ये आपका समथिंग अपॉन जीरो कितना होता है? अनडिफाइंड। इसलिए हम कह रहे हैं इसका एग्जिस्ट नहीं करता इनवर्स। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी आपका जीरो आता है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी। ये डिपेंड करता है क्या उसकी मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो आएगा तो मेनी सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज वो नो सॉल्यूशन में चला जाएगा। समझ में आया? तो इसको आप ध्यान से करिए, प्रैक्टिस, दैट्स ऑल।